हेलो एंड वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में जो हफ्ते में होता है और फेसबुक पर और यूट्यूब पे भी लाइव देखा जा सकता है, 711 पे देखा जा सकता है, हम आप तक ऐसी खबरें और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं जो आम तौर पर आपको रन ऑफ द मिल टीवी चैनल से नहीं मिलेगी। नाजरीन, इस वक्त खबरें तो बहुत हैं मेरे पास और POJK से हम शुरू करते हैं। तो POJK के जो दारुल खिलाफा है यानी कि मुजफ्फराबाद, वहां आजकल बड़ी परेशानी चल रही है पिछले 5 दिन से, और उसकी वजह यह है कि अचानक से जो ये कैपिटल मुजफ्फराबाद के इर्द गिर्द के जो जमीनें हैं, काबिले काश्त जमीनें, यानी जिन जो एग्रेरियन लैंड है, वहां के गरीब लोगों की, छोटे छोटे लोगों के ऊपर फौज ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी फौज। और एक बहुत ज्यादा उनकी मूवमेंट नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो लोकल्स हैं वो बहुत परेशान हैं। और इस हवाले से हम देखें, पिछले एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की 2 कोशिशें की गई। बहरहाल इस पर हम बाद में बात करेंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान जो है, पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, वहां पे जो इलाका है गोपस, उसके गोपस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ड्यूटी पर आना छोड़ दिया है। उसकी वजह यह है कि उनको कई माह से तनख्वाह नहीं मिली, क्योंकि 1 साल कबल उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और उसको रिन्यू नहीं किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि हमारे पास गाड़ी में तेल डालने के पैसे भी नहीं है, तो हम हॉस्पिटल कैसे दें? ये सूरत हाल है एक गुलाम खिते। नाजरीन, इस वक्त एक और खबर जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में IG पुलिस ने ऑर्डर्स किए हैं कि जितने चाइनीज हैं उनकी हिफाजत के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका फिजिकल टेस्ट किया जाए कि वो फिट हैं या नहीं है। और इसके अलावा सीक्रेट कैमरास लगाए जा रहे हैं लोकेशंस पर जहां पे चाइनीज रहते हैं या जहां पे वो कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वॉल्व है, वहां पे कैमरास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा चाइनीज की बकायदा जो वहां हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में, उनकी रजिस्ट्रेशन का भी फैसला किया गया है। नाजरीन, ये कुछ खबरें हैं और इसके साथ एक और खबर है जो मैं आपसे शेयर करने के बाद अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा। वो खबर ये है कि खारियां कैंट कैंटोनमेंट जो है बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में, क्योंकि ये बड़ी मशहूर पाकिस्तान की फौजी छावनी है। यहां पर एक जगह है, उसका नाम है पब्बी। पब्बी में इस वक्त लगभग 300 के करीब जैश, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और इसी दूसरी दहशतगर्द तंजीमों के कारकुनान जो हैं, उनके जो एक्टिविस्ट्स हैं, उनकी रिफ्रेशर कोर्स हो रहा है 12 हफ्ते। और इस रिफ्रेशर कोर्स के इंचार्ज हैं पाकिस्तान की 9 कोरों में से, जो 9 कोरें हैं पाकिस्तान की, उसमें कोर 1 के जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल मजहर शाहीन, वो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट ये है कि जो असलहा अमेरिका छोड़ गया था अफगानिस्तान में, वो असलहा पाकिस्तान लाया गया है। और अब वो जदीद असलहा जो है वो कैसे इस्तेमाल करना है, नाइट विजन गॉगल्स कैसे इस्तेमाल करनी है, राइफलों पर लगी हुई जो टेलीस्कोप है नाइट विजन के लिए वो कैसे देखनी है, कैलकुलेशन डिस्टेंस की कैसे करनी है, और मुख्तलिफ चीजें जो हैं उस इक्विपमेंट के इस्तेमाल के हवाले से, और गैजेट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, ये ट्रेनिंग दी जा रही है। इन जो ट्रेनिंग है 12 हफ्ते 3 महीने के बाद, हमारी ये इतला है मेरी कि इनको फिर नेपाल, बांग्लादेश, लाइन ऑफ कंट्रोल और दूसरे ममालिक के जरिए भेजा जाएगा इंडिया। ये कश्मीर पहुंचेंगे, वहां रीग्रुप करेंगे और कोई बहुत ही बड़ा जो है ये प्लान कर रहे हैं कश्मीर में अटैक। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी भारतीय सेना जो है वो चाको चौबंद है और चौकस है, और वो यकीनन इस इनकी साजिश को नाकाम बनाएगी। जैसे
कल 2 आतंकवादी जिन्होंने घुसने की कोशिश की उनको भी कत्ल किया। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ ये बताता चलूं कि अब 2 किस्म के आतंकवादी जो है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो हैं जो पाकिस्तान के प्रॉपरली स्पॉन्सर्ड और जो मिलिट्री है उसके ताउन के साथ जा रहे हैं। दूसरे वो हैं जो हाल ही अफगानिस्तान से लौटे हैं और वो उस अफगानिस्तान के जो काबुल की फतह का जोश है उस जोश में खुद ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 किस्म के इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल आप सब देख सकते हैं। इस वक्त मैं भारत का कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं है जो आपको अपडेट रहा हो, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। और आज का टॉपिक यह है इन्फिल्ट्रेशन इन पीओजी के हवाले से है और आज मेरे मेहमान आपके जाने पहचाने एनालिस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं और कश्मीर के एक जो कोना है उसके बारे में वहां जाते रहते हैं। जनाब गिरिधर मामजी जी का बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइनिंग अस जी। और नमस्ते। आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत आपको मुबारक हो और मेरे देश के लोग मुबारक। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अब जो अफगानिस्तान में जो सूरत हाल हम देख रहे हैं से भारत खास तौर को कैसे देखते हैं, क्या खतरात हैं, और उनसे बाद में बात करेंगे कि कैसे निपटा जाए। लेकिन पहले हमारे दर्शकों को आप शेयर करें कि आपके जहन में क्या है कि क्या हमें खतरात नए पैदा हो रहे हैं। यहाँ 3 किस्म की हमें खतरा है तालिबान के काबुल पे फतह होने में। 3 किस्म की हमें खतरा है। एक तो जो है वो जो जुनून है कि हम एक वर्ल्ड सुपर पावर को हरा दिया और जिहाद जीत गई और काफिरत और जो भी है काफिर तो हार गया। ये जो जुनून है, ये चीज जो है ये फैलने वाली है और भारत में भी ये फैलेगा। ऑलरेडी शुरू हो गया है। अब देखेंगे तो ट्विटर हैंडल्स में बहुत से लोग अब कश्मीर छोड़िए, बाकी भारत में भी चाहे हैदराबाद हो या कई और स्टेट में हो, उधर से भी तालिबान की फतेह का जश्न मना रहे हैं ये लोग। तो आप समझ सकते हो कि ये एक साइकोलॉजिकल चीज होने वाला है और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये पहली चीज है और उसको एक्सप्लॉइट करने वाले तंजीम तो बहुत है, भारत में भी है और बाहर से भी है। बहुत से चीजें हैं, जैसे केरला में आपको जानकारी होगी पीएफआई है या बदरुद्दीन अजमल जो है असम में है। ऐसे बहुत से लोग हैं और हैदराबाद में बैठे हैं असदुद्दीन ओवैसी भी कम नहीं बोलता है वो भी। तो ये सब चीजें हैं। ये एक फर्स्ट इश्यू है हमारी। और दूसरी चीज जो है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ बन गया है। आपको पता है कि हमने बालाकोट में जाके जो स्ट्राइक किया था वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की जो लीगल टेरिटरी है, जो डिस्प्यूट नहीं है, वहां हमने बम बरसा के आए थे। अब क्या होगा कि ये तंजीम जितने भी है वो अफगानिस्तान में शिफ्ट हो जाएंगे और अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेके फिर वहां से इनको लॉन्च पैड्स में लेके आएंगे। तो अभी भारत क्या अफगानिस्तान में भी अटैक करना शुरू करना है क्या? ये बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। वो डेप्थ मिल जाएगा। मान लीजिए वो हेरात में या कुद्दूस में या कहीं और जगह पे उनको रखेंगे तो बहुत दूर हो जाएगा भारत के लिए। अभी पाकिस्तानी टेरिटरी क्रॉस करके जाना पड़ेगा, फिर अफगानिस्तान में जाना पड़ेगा। इतना दूर जाने में फिर खतरा है। पाकिस्तान का इंटेलिजेंस, चाइनीज सैटेलाइट्स उसको पकड़ेंगे, फिर काउंटर मेजर्स लेंगे। ये भारत के लिए इतना आसान बात नहीं होगी। तो ये दूसरी चीज है जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के चलते हुए अफगानिस्तान की सरजमीन यूज हो वहां से हम पे टेररिस्ट अटैक्स होंगे। ये दूसरी चीज है। और तीसरी और सबसे बड़ी मुश्किल हमारे लिए है कि अमेरिका की पागलपन के चलते हुए जो हाई टेक्नोलॉजी गैजेट्स वहां अफगानिस्तान में छोड़ के वो चले गए हैं, वो सब इस्तेमाल होगा भारत के ऊपर। आप समझिए तालिबान का तो कोई वहां कोई
किसी से जंग लड़ना नहीं है। उनके एक या जो भी उनके पास गन है वो काफी है उनके लिए जो IS खुरासान है वो भी उनका ही तंजीम है, जो हक्कानी नेटवर्क का ट्रेनिंग से निकले हैं। वो भी चाहे वो IS खुरासान हो या अलकायदा हो या तालिबान हो, सबका आका यही है, रावलपिंडी में है। तो उनका कोई वहां अंदरूनी जंग तो कोई लड़नी नहीं है उनको। ये पूरे गैजेट्स जो भी है वो पाकिस्तान को सौंपने वाले हैं, और जो उससे भी हाई टेक्नोलॉजी गैजेट्स है वो चाइना को जाएगा, और चाइना उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके फिर दोबारा इस्तेमाल करेगा, भारत के ऊपर ही इस्तेमाल करेगी वो। क्योंकि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है वो आसमान में हाईएस्ट लेवल्स पे उड़ने वाली क्षमता रखती है। वो चाइना के पास उतना कैपेसिटी नहीं है, रशिया का भी इतना कैपेसिटी नहीं है। हिंदुस्तान के ऊपर हमला करना हो तो वो 18-20 हजार फुट के ऊंचाई से उनको उड़ना पड़ेगा, वहां ऑक्सीजन बहुत कम रहेगा। उस कैपेसिटी बस सिर्फ ब्लैक हॉक के पास है। ये ब्लैक हॉक पूरे जाएगा, चाइना जाएगा। अभी अमेरिका इन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को क्यों डिस्ट्रॉय नहीं किया है? जाते जाते उन पे बम बरसा के उसको खत्म करना था, नहीं किया वो। अब देखो ये खतरा आएगी, बस हमारे ऊपर आएगी, भारत के ऊपर आएगी, और किसी के ऊपर नहीं आएगी। जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन में बोल रहे थे, नाइट विजन गॉगल्स जो है, अब तक इतना हाई टेक्नोलॉजी इन टेररिस्ट के पास नहीं था। अब वो लेके आएंगे, वो ट्रेनिंग लेके आएंगे, तो हमारी जो पेट्रोलिंग जाती है, पेट्रोलिंग को वो मार्क करेंगे। जब पेट्रोलिंग आगे निकल गई तो पीछे से घुस जाएंगे। तो ये चीजें जो है, और वेस्ट भी लेके आएंगे वो, आप फायरिंग करोगे तो भी वो बच जाएंगे वो। तो ये जो हाई टेक्नोलॉजी गैजेट्स हैं वो बस सिर्फ भारत के ऊपर इस्तेमाल होगा। ये 3 चीजें हमारे लिए खतरा है, और उसका नतीजा ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे हम देख रहे हैं आजकल। 1 महीने से लेके जो ग्राउंड लेवल पे सिक्योरिटी फोर्सेस और पॉलिटिशियंस के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, लाइनमैन ब्लास्ट हो या हिट एंड रन केसेस हो, ऐसे बहुत से वाकयात अभी हमें देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस चौकन्ने हैं। फिर भी अब देखिए 10 अटैक्स को आप कैसे तो कंट्रोल कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, मगर एक आध तो निकल ही जाएगा। इतना पक्का आप सब अटैक्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक आध वाकयात तो हो ही जाएगा। तो जब एक आध वाकयात हो जाएगा, वो चीज जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, और उनके लिए नया रिक्रूट्स लेने के लिए, ये सब चीज करने के लिए उनका एक एलिबाई बन जाएगा। अब देखिए अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक 30 से 40 तक लोग ऑलरेडी कश्मीर घाटी में घुस गए हैं, ऑलरेडी 30 से 40। और जो आपने लॉन्च पैड्स बताए हैं, मुजफ्फराबाद, कोटली और केल और लोअर और अपर तोरबट, ये जो भी जितने भी नीलम वाली जो बोलते हैं, किशन घाटी, वहां से ऑलरेडी 300 से लेके 400 लोग ऑलरेडी लॉन्च पैड्स में हैं, एक्टिव है। ये इंडियन इंटेलिजेंस को मिल चुका है। तो ये खतरा है। इसीलिए आज के दिन एक्चुअली इंडियन डेलीगेशन जो है कतार में तालिबान से वार्तालाप किया है, और उनको काइंड ऑफ वार्निंग दिया है कि आपकी सरजमीन से हमें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। वो होगी तो हमें जो करना है हम करेंगे। मतलब उनको एक जैसा वार्निंग हम ऑलरेडी दे चुके हैं। फिर भी इसको कंप्लीटली आप नेगेट नहीं कर सकते हो। भारत के खिलाफ ये सब चीजें करने के लिए पाकिस्तान को नया आका मिला है, वो चाइना है। चाइना पैसा देगी और भारत को, हमारी इकोनॉमी को तबाह करने के लिए ये 2-3% नीचे जाएगा, तो उससे फायदा होगा चाइना को। अभी चाइना का जितना भी लॉजिस्टिक्स स्ट्रक्चर है, उनके जितने भी प्रोडक्शन लाइन और लॉजिस्टिक्स उनका चेन है, वो पूरा अभी नीचे जा रहा है, और उसका सीधा से सीधा असर हिंदुस्तान की इकोनॉमी में हो रहा है। आज का रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट क्वार्टर में हमने 20% का इजाफा किया है, 20% ग्रोथ हुआ है हमारा भारत का इकोनॉमी में, 20% ग्रोथ।
मतलब आज तक ब्रिटिश छोड़ने के बाद कभी भी 20% का इजाफा कभी नहीं हुआ है। इसको खतरे में डालने का चाइना का एक मकसद है, और वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा और अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करेगा, और जो अमेरिका छोड़ के गया है वो इस्तेमाल करेंगे। ये खतरा है हमारे लिए। तो ये तो जो खतरात हैं, ये बगैर इंटरनेशनल लाइक माइंडेड स्टेट्स और गवर्नमेंट्स के साथ कोलिशन बनाए इन खतरात का तो मुकाबला करना शायद मुश्किल होगा। तो आप क्या देखते हैं कि इस रीजन में जहां अब पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और चाइना एक ग्रुप की शक्ल में सामने उभर के आए हैं, तो भारत के एलाइज कैसे होंगे और भारत को इन खतरात से निपटने के लिए क्या वेस्टर्न सपोर्ट की भी जरूरत होगी? अब देखिए, सब अपना अपना मफाद देख रहे हैं। अभी अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं रख सकते हैं। अभी कोई भी मुल्क, उसके जो करीबी अलाइज थे, वो उनका भी उनके ऊपर भरोसा उड़ गया है। अब देखिए, यूके का प्राइम मिनिस्टर खुद स्टेटमेंट दिया है कि हमें बिन बताए ये लोग चले गए हैं। तो जब यूनाइटेड किंगडम में ये हालत है और नेटो का ये हालत है, तो आप समझ सकते हो उनके जो सबसे करीब अलाइज हैं उनके साथ क्या अमेरिका, वो आप देख ही रहे हो। और रही जापान की बात या साउथ कोरिया की बात या ऑस्ट्रेलिया, किसी के साथ अमेरिका आज नहीं खड़ा है। अमेरिका खड़ा है तो बस उनके जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके साथ ही खड़ा है वो। तो इसके चलते हुए भारत का ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड है। हमारी जंग हम खुद लड़ना है। हाँ, जो हमारे साथ आएंगे उनसे हम बात करेंगे, मगर वो अपना सोचेंगे और हम अपना सोचना चाहिए। रशिया से हम बात कर सकते हैं, मगर रशिया का क्या इंटरेस्ट है? वहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो या तालिबान का हुक्म चलता हो या कश्मीर में कोई दंगा फसाद होता है, रशिया का क्या जा रहा है? उनका जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने भी है, वहां सिक्योरिटी की उसके पड़ी है, और वहां से ये लोग रशिया में ना आए, वही उनका इंटरेस्ट है और कुछ नहीं है। तो ये देखिए, सब अपना अपना मफाद देख रहे हैं, और हम भी वही करना चाहिए। मगर इस बार ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ थैले बैठेंगे कि कोई आए फिर उसको मार गिराए। ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हम प्रोएक्टिव मेजर्स लेना चाहिए। आगे वहां से जहां से खतरा हमें महसूस होती है, पहले से उसको खत्म करना चाहिए। ऑलरेडी जो हमने बालाकोट में किया है, अभी ऐसे दर्जनों बालाकोट हमें करने का अभी वक्त आ गया है। चाहे आप अफगानिस्तान के सरजमीन के अंदर आपको वार करना हो, वो करना पड़ेगा आपको। अमेरिका आपके सपोर्ट में नहीं आएगा। आपको जो करना है आपको करना ही है। पहले जो हमारी जो कॉन्सुलेट्स थे, हेरात में, जलालाबाद में, कंडाहार में, यहां से हम जो कर सकते थे वो पहले कर सकते थे, मगर वो भी ऑप्शन हमसे निकल गया। अभी फिर भी हम आगे सोचना चाहिए हम क्या कर सकते हैं। तालिबान के अंदर जो डिविजन्स हैं उसको एक्सप्लॉइट कैसे करें, और तालिबान से पाकिस्तान को कैसे खतरा हो, पाकिस्तान को कोट एंड कोट उसके सरजमीन के अंदर बिजी रखना चाहिए, ताकि वो हिंदुस्तान के ऊपर उनको कुछ करने के लिए वक्त ना मिले। ऐसा भारत को सोचना चाहिए। मैं ये तो आपने बात बदनसीब से फरवरी से हमने एक सीज फायर का अग्रीमेंट किया है। फरवरी से 7 महीने से हमने सीज फायर चल रहा है उधर लाइन ऑफ कंट्रोल में। मेरे ख्याल से सीज फायर कोई मतलब हमारी कुछ भी काम का नहीं है। और उनका बाबर इफ्तिकार जो आईएसपीआर का स्पोक्समैन था, वो खुद बताया कि 12,000 से ऊपर 2014 से आज तक सीज फायर वायलेशन हुआ है, ऐसा एक आंकड़ा दिया है। वो 1,000 2,000 और से ही क्या फर्क पड़ने वाला है? पाकिस्तान की फौज को ईस्टर्न फ्रंट में उसको बिजी रखना चाहिए। जब वो बिजी रहेगा तभी ये हरकत वो करने में 2 बार सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे।
हिंदुस्तान को, भारत को इस ठीक बार है, ये प्रोएक्टिव मेजर्स बिल्कुल लेना चाहिए। ये तो आपने बात की है जो भारत को बैरूनी खतरात हैं, लेकिन जो अंदरूनी खतरात हैं उनसे कैसे निपटा जाए? ये जो स्लीपर सेल्स इनके हैं, और ये जो आपने शुरू में जिक्र किया कि एक जुनून तारी हो गया है, इस जुनून का मुकाबला कैसे किया जाए? और अपने अंदर जो हमारे घर के अंदर फिफ्थ कॉलमिस्ट बैठे हुए हैं, जो तालिबान के खुशियां मना रहे हैं और कह रहे हैं तालिबान बड़े एनलाइटेंड हो गए हैं, तालिबान अब एजुकेशनिस्ट हैं, वो औरतों को भी जाने दे रहे हैं। मेरी इत्तला है कि औरतों को तो नहीं जाने दे रहे, और आज भी वो घर हाउस टू हाउस सर्च करके लोगों को मार रहे हैं गोलियां। तो हमारा जो भारत के अंदर जो हमें खतरात है, कैसे निपटा जाए? ये तो खतरा आज तालिबान की मतलब तारीफ करने वाले से है, मगर तालिबान जब फतह नहीं किया था उस समय में भी इन लोगों से हमें खतरा था। तो ये हर डेमोक्रेसी में होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में इन जैसे लोगों को बोलने का हक देते हैं हम। उनको हम तालिबान जैसा सुलूक नहीं कर सकते हैं, इनको सीधा जाके जेल में डालो या उसको मारो, ऐसे नहीं कर सकते हैं। आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी से ही मारना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम हमारी डेमोक्रेसी में है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शंस हो गया था, इलेक्शन के बाद वहां क्या क्या भयंकर सिचुएशन हमें देखना पड़ा। वहां की औरतों के साथ क्या हुआ, वहां के लोगों को कैसे जिंदा जला दिए। तो वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं वो लोग। आप जाके बोलने के लिए हिम्मत नहीं कर सकते हो, आप खुद आपको जेल में डालेंगे। वो आप विक्टिम हो फिर भी आप जेल में डालेंगे। तो ये जो चीज है, ये डेमोक्रेसी में थोड़ा वीकनेस है, फॉल्ट लाइंस है। वो अमेरिका में भी हमें देखने को मिल रहा है। जो ब्लैक लाइव्स मैटर जो राइट्स चला था, राइट के विक्टिम्स जितने भी थे उनके खिलाफ केसेस चले हैं। आप मतलब एंटी ब्लैक थे या वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये चीजें डेमोक्रेसी में है। मगर जब आपका लीडरशिप सही हो और लीडरशिप फोकस्ड हो तो इन चीजों को आप हैंडल कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। अब देखिए, जिन लोगों ने सीएए के खिलाफ इतना मुहिम छेड़े थे पहले, वही लोग आज वहां से अफगानिस्तान से सिखों को वहां से हिंदुस्तान लाने का गौर कर रहे हैं लोग। सेम वही जो फोर्सेस थे उस टाइम पे सीए के खिलाफ मोर्चे निकाले थे, प्लेकार्ड्स डाले थे, क्या क्या किए। तो ये जो कह रहे हैं आप, और डेमोक्रेसी में सोच को सोच से ही मारना पड़ेगा। सोच को सोच ही मार सकती है, करना पड़ेगा तब्दील। जी, सोच को तब्दील करना पड़ेगा। भारत देश में जो हमारा है, इसके एक हिस्से की सोच को तब्दील करना पड़ेगा, नैरेटिव को तब्दील करना पड़ेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत का जो मकाम है उसको समझाना पड़ेगा, और प्रोएक्टिव हमें होना पड़ेगा अगर भारत को हमें बैरूनी खतरा से बचाना है। वीरेदार जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आज आप हमारे साथ जुड़े हमारे लाइव शो में, थैंक यू वेरी मच। और बहुत आपने महत्वपूर्ण बातें की हैं, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, अब आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को शाम 6:30 बजे यूके टाइम के मुताबिक MATV पर कश्मीर इन फोकस में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल।